Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on the aspects of inflation या particularly कहें how we control inflation उस पर है first article. So यहाँ पर देखेंगे first of all inflation होता क्या है, इन्फ्लेशन को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट और कंट्रोल करने में आरबीआई के क्या रोल है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है, ऑल दिस नुआंसेस विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज ऑन अ नेटवर्क नॉन एज स्पिन. सो यहाँ पर बात करेंगे ये स्पिन नेटवर्क के बारे में. क्या है ये नेटवर्क, इस नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी और इस नेटवर्क में कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, दैट ऑल्सो विल बी सीइंग इन आवर सेकेंड वन. The third one is on a meeting going on, which is the meeting of International Labour Organization. So यहाँ पर बात करेंगे International Labour Organization है क्या, International Labour Organization के जो basic nuances है वो कैसे बना, क्यों बना, कब बना, all this nuances we'll be understanding in our third article. The fourth one is on the aspects of UPI. So यहाँ पर बात करेंगे कि UPI होता क्या है. काफी स्टूडेंट्स में ये डाउट है कि सर यूपीआई और भीम में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पर ये भी देखेंगे यूपीआई और भीम में क्या डिफरेंस है, यूपीआई को किस कंपनी ने लॉन्च किया था, उस कंपनी के नुआंसेस भी देखेंगे इन अवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज ऑन समथिंग नॉन एज सीबीडीसी. सो यहाँ पर सीबीडीसी या इलेक्ट्रॉनिक रुपी के बारे में जानेंगे. क्या है इलेक्ट्रॉनिक रुपी, क्या है सीबीडीसी, क्यों लॉन्च किया जा रहा है, उसके क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कैसे सीबीडीसी आपके क्रिप्टो करेंसी से अलग है. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग ऑन अ फिफ्थ आर्टिकल. And then the sixth one is on an export promotion initiative या export promotion scheme जिसे हम लोग कहते हैं RODTEP. सो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज दिस रोडमैप स्कीम, ये स्कीम क्यों लाया गया, इस स्कीम के प्रिकर्सर्स कौन से थे, उन प्रिकर्सर्स में क्या क्या इश्यूज था. ऑल दोस नुआंसेस विल बी सीइंग इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सेवेंथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the aspects of inflation या particularly कहें how we control inflation. That is the basic gist of this article. अब ये आर्टिकल का जो टाइटल है that is saying that RBI goes slow on rates, limits increase to 35 base points. So यहाँ पर कुछ रेट जो है रेट इंक्रीज हुआ है by 35 bps. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रेट है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट दैट दे आर टॉकिंग. And the second thing that you need to understand is what is this 35 bps. So ये जो bps है, bps is the abbreviation of base points. base points का abbreviation है bps. अब ये base points क्या होता है, so base points जो है वो परसेंटेज का ही सबऑर्डिनेट डिविजन है या सब डिविजन है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहना है कि देर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन 1%, देन आइदर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कह सकते हैं 1% या हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज बाय 100 बेस पॉइंट्स. दैट मीन्स 100 बेस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%. और अगर हमें 0.5% इंक्रीज या डिक्रीज करना है, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कह सकते हैं इट इज एन इंक्रीज और डिक्रीज बाय 50 बेस पॉइंट्स. तो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आप परसेंटेज को सब डिविजन्स में बांट रहे हो. दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ बेस पॉइंट्स. और जब भी हम लोग इकोनॉमी में बात करते हैं या मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करते हैं, वी यूज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द रेट्स इन टर्म्स ऑफ बेस पॉइंट्स एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, क्योंकि यहां पर जहां पर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है, घटा रही है, दिस इज पार्ट ऑफ एन पॉलिसी नॉन एज मॉनेटरी पॉलिसी. बट मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ एक और पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन स्टेट में हम लोग ओवरसी करते हैं, इकोनॉमिकली ओवरसी करते हैं, नॉन एज दी फिस्कल पॉलिसी. तो यहां पर बच्चों में काफी इश्यूज होता है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, उसमें इश्यूज क्या है, उसमें क्या फर्क है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ. सो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी इज सच एन पॉलिसी जो कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक ओवरसी करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, सो इंडिया में आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी ओवरसी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर वो पॉलिसी रेट्स या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ट्वीक करती है, उसे ऊपर नीचे करती है, उसे एडजस्टमेंट करती है. और यहां पर उनको जो मकसद होता है, द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. कैसे वो एडजस्ट करते हैं मनी सप्लाई को. जो आपके मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसे बढ़ाते हैं, घटाते हैं, और इस बढ़ाने और घटाने से वो क्या ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो मेंटेन करना चाहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी. At the same time, there is another type of policy in economy known as the fiscal policy. अब जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक ओवरसी करते हैं, वैसे ही फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट
ओवरसी करती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आइदर उनकी स्पेंडिंग्स बढ़ाती है या जो टैक्स रेवेन्यूज है उन्हें ट्वीक करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और टैक्स रेवेन्यूज को ट्वीक करने के हिसाब से वो क्या करने की कोशिश करती है, वो जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। एंड हाउ डज इट डू दैट? इट डज बाय मीटिंग सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। So this is the basic aspect of fiscal policy or monetary policy. One more important thing that you need to understand here कि जब भी हम लोग monetary policy की बात करते हैं, there is a basic assumption, there is a basic analogy that goes here कि यहाँ पर monetary policy कभी भी, जब भी किसी central bank, किसी भी country के central bank जब oversee करते हैं monetary policy, तो उसमें उस country की government की intervention जो है वो नहीं होनी चाहिए। That is the basic aspect. और इंडिया में भी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि इंडिया की सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई ओवरसी करती है, तो जो इंटरवेंशन है दैट इज केप्ट टू एन मिनिमम एंड दैट मेंटेन्स एन बेसिक स्टेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, इस मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरसी करने से कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो घटा सकते हैं या घट रहा है तो बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग मेंटेन करें। इस चीज के लिए, इस टास्क को ओवरसी करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर काफी सारे स्पेसिफिक टूल्स हैं। इन टूल्स को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। और इन टूल्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसे हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं। देर आर दिस क्वालिटेटिव टूल्स एंड देर आर दिस क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में है आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, मोरल सुएशन है। जहां पर क्वांटिटेटिव टूल्स जो कि नॉर्मली हम लोग यूपीएससी में देखते हैं या हम लोग पेपर्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं, दैट आर दी क्वांटिटेटिव टूल्स। सो क्वांटिटेटिव टूल्स को हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज दिस डायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स एंड देयर इज दिस इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स। इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स में आ जाता है आपका रिपो रेट, जहां पर, जिसके बारे में हम लोग आज के न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि रिपो रेट जो है वो फलाना इंटरेस्ट या फलाना बेस पॉइंट से बड़ा है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। सो यहाँ पर रिपो रेट को चेंज किया गया है। देन देयर इज दिस रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट है, एमएसएफ है, बेस रेट है, एमसीएलआर है। सो काफी सारे इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। सिमिलरली काफी सारे डायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस कैश रिजर्व रेशियो दैट इज नोन एज सीआरआर, there is this SLR, there is this free finance facility. So a lot of direct and indirect tools are there. अब इनमें से गिने चुने इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को देखते हैं। So the first one is the quantitative tools. So quantitative tools में the first thing is known as reserve ratio. Reserve ratio में क्या है कि जो banks हैं, banks are required to keep aside a set percentage of the cash reserves. जो भी रिजर्व्स हैं बैंक के पास, अब यहाँ पर जब हम लोग बैंक कर रहे हैं, ये सेंट्रल बैंक की बात नहीं हो रही है, आरबीआई की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बाकी बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, प्राइवेट या नॉन प्राइवेट डजंट मैटर। सो यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स को पर्टिकुलर अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है एंड दैट इज द रिजर्व रेशियो। अब यहां पर क्योंकि आप पर्टिकुलर अमाउंट आइदर आरबीआई के पास रख सकते हैं या आरबीआई अप्रूव्ड फॉर्म्स में अपने पास रखते हैं, तो इस तरीके से या इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली आप रिजर्व रेशियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज नोन एज सीआरआर। सीआरआर इज द एब्रिविएशन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। सो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जो बैंक्स हैं, बैंक्स पर्टिकुलर पोर्शन को, अपने एसेट्स के पर्टिकुलर परसेंटेज को आरबीआई के पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन कैश एंड दैट इज व्हाई देयर इज कैश इन द रिजर्व रेशियो। और ये जो कैश आप रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द आरबीआई, इस कैश पे ना आप उसे लेंड कर सकते हैं, जो बैंक वो लेंड भी नहीं कर पाएंगे, ना ही उस फॉर्म पे, ना ही उस अकाउंट पे या उस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट रेट्स हासिल कर पाएंगे। सो ये पर्टिकुलरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ रिजर्व रेशियो इज नॉन एज द एसएलआर, दैट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जो बैंक्स हैं वो अगेन पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ देयर एसेट्स रखते हैं अपने पास, एंड ये जो रखते हैं ये पर्टिकुलरली कैश फॉर्म में नहीं रखते हैं, बट किसी भी लिक्विड एसेट्स के तरीके से या किसी भी आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म्स में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सीआरआर की बात करें, तो सीआरआर में आपको कैश के तौर पे रखना है, बट यहां पर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हो या गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, विच एवर वे दैट यू फाइंड कंफर्टेबल आप उसमें रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो एसएलआर जो आप अपने पास रखते हैं उसमें आप इंटरेस्ट रेट्स भी हासिल कर सकते हैं, उसे आप अर्न कर सकते हैं, विच इज नॉट द केस विद सीआरआर। Then another type of quantitative tool, any important quantitative tool is known as OMO, that is the open market operations. So open market operations में क्या करते हैं,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीदता है या सेल करता है। और जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है और सेल करता है, इट चेंजेस और इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई जो कि आपकी इकोनॉमी में है। और मनी सप्लाई को जब आप कंट्रोल करते हो, यू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वांटिटी टूल्स। Then we have several types of policy rates. The first one is known as bank rate. So bank rate क्या है? Bank rate is the interest rates at which RBI lends long-term funds to the bank. So यहाँ पर for example SBI को पैसा चाहिए. So SBI जिस rate पे RBI से उधारी लेगा, that rate is known as bank rate. बट एज ऑफ नाउ, आज की बात करें, आज की इकोनॉमी की बात करें, सो बैंक रेट को आरबीआई जनरली ट्वीक नहीं करता है। जो यूज करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी में जो यूज करते जाता है, दैट इज नॉन एज लैफ या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो लैफ क्या है? सो लैफ इज सिमिलर टू बैंक रेट, बट वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस रिपो रेट। सो रिपो रेट क्या है? जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया बैंक रेट में, जिस रेट पे किसी भी बैंक आरबीआई से उधारी लेती है, आरबीआई से अमाउंट लेता है, एंड दैट रेट जो कि उस अमाउंट पे लगता है, दैट रेट इज नॉन एज रिपो रेट। सो रिपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक्स borrow from the RBI on a short term basis against a repurchase agreement. तो यहां पर बैंक्स को इस उधारी के अगेंस्ट में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने पड़ते हैं एज एन कोलैटरल। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बैंक से लोन लेते हैं, आप कुछ कोलैटरल रखते हैं, आपके जमीन के जो कागजात हैं या किसी भी और चीज के कागजात जो हैं। सिमिलरली यहां पर जब बैंक्स आरबीआई से पैसा लेती है, तो बैंक्स को भी कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है, एंड दैट rate at which the banks take money from the RBI is known as repo rate. And the exact opposite of this repo rate is known as reverse repo rate. So reverse repo rate में क्या है? जिस रेट पे बैंक से आरबीआई पैसे लेती है, that rate is known as reverse repo rate. So reverse repo rate is the rate at which RBI pays to the banks in order to keep additional funds in the RBI. So यहाँ पर RBI बैंक से पैसा ले रही है, और जब बैंक से पैसा ले रही है तो RBI भी किसी को एक पर्टिकुलर रेट जो है वो बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं, and that rate is known as reverse repo rate. अब लॉजिकली अगर सोचें तो रिवर्स रिपो रेट जो है वो रिपो रेट से कम होना चाहिए, एंड दैट इज द केस। रिवर्स रिपो रेट इज लेस देन रिपो रेट, या टेक्निकली कहें रिवर्स रिपो रेट इज रिपो रेट -1. Another type of rate is known as the marginal standing facility rate या MSF rate. So MSF rate क्या है? So MSF rate is the penal rate at which the central bank lends money to the bank over the rate available under the repo policy. So यहाँ पर जो आपके रिपो रेट्स हैं या लैफ के अकॉर्डिंगली बैंक जो हैं वो आपके आरबीआई से पैसा ले सकती है, बट अगर पर्टिकुलरली किसी बैंक को और भी ज्यादा अमाउंट चाहिए ओवर एंड अबव द अमाउंट दैट दे आर टेकिंग यूजिंग द रिपो रेट, देन इन दैट केस जो रेट लगता है दैट इज नॉन एज एमएसएफ। इसको अगर सिंपली समझे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक से 5 करोड़ की लोन चाहिए, तो बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है या उस अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगी, उसमें आपको एक कोलैटरल रखना होगा, और उस अमाउंट के खिलाफ वो जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक चार्ज करेगी, दैट इज दी रिपो रेट इन सिंपल टर्म्स। बट अगर आपको इस 5 करोड़ के अलावा और एडिशनल फंड्स चाहिए, तो बैंक्स प्रोवाइड कर सकती है, बट उस पे इंटरेस्ट रेट जो होगा वो नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा लगेगा, and that rate is known as MSF rate. That is to simplify this whole policy rates. Then there are qualitative tools also. So जहां पर हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स में देख रहे थे कि देयर इज एन डायरेक्ट इफेक्ट, आइदर आरबीआई जो है वो इकोनॉमी से मनी डायरेक्टली उठा रही है, आइदर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के या खरीद के या पॉलिसी रेट्स डिफर करके, बट क्वालिटेटिव टूल्स में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि क्वांटिटेटिव टूल्स में हम लोग देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव टूल्स में द फर्स्ट वन इज नॉन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करते हैं? आरबीआई जो है वो प्रिस्क्राइब करती है सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलैटरल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि नॉर्मली एक 5 करोड़ के लोन के लिए आपको 5 एकड़ का जमीन रखना पड़ता है, लेट्स एज्यूम एन केस। बट यहां पर क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई जो कोलैटरल की जो रिक्वायरमेंट है उसे बढ़ा देगी। अभी कहेगी ओके, अगर आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए, अभी आपको 10 एकड़ का जमीन रखना पड़ेगा एज एन कोलैटरल। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? यहां पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है कोलैटरल का वो आप बढ़ा रहे हैं। जब कोलैटरल का मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दोगे, तो जो लोग हैं जो कि लेंड कर सकते हैं वो काफी कम हो जाएंगे, द नंबर गेट्स रिड्यूस्ड, और इस हिसाब से जो आपकी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो आप चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। देन देयर इज दिस मॉडल सुएशन आल्सो। मॉडल सुएशन में जो आरबीआई है वो कन्विंस करती है बैंक्स को
कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे रखें। तो इट इज मॉरली सुएशन। देन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी है, जहां पर वो कोई क्रेडिट को कंट्रोल नहीं करती है डायरेक्टली, बट क्या करती है, वो लैंड करने से रोकती है या पर्टिकुलर स्पेकुलेटरी बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व होती है या उसमें जो आपके क्रेडिट्स हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है इनडायरेक्टली। दैट इज नॉन एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हमने देखा कि ओके, इस मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, कौन से टूल्स है जिस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। बट यहां पर सवाल यह उठता है कि किस इन्फ्लेशन को आप टारगेट करोगे, क्या होना चाहिए आइडल इन्फ्लेशन, कौन डिसाइड करेगा कि कितने इन्फ्लेशन में आपको टारगेट करना है या कितना इन्फ्लेशन आपको रखना है। एंड दैट इज वेयर द एमपीसी कम्स इन। सो एमपीसी क्या है? एमपीसी इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी का जो फॉर्मेशन था दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एन कमिटी नॉन एज उर्जित पटेल कमेटी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस कमेटी का जो आइडिया है वो प्रपोज किया था। अब इस कमेटी का मकसद ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाएं और अकाउंटेबिलिटी लाएं इन डिसाइडिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज। इस कमेटी में होने से पहले पहले क्या होता था कि बंद दरवाजों के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को वैरी कर दिया जाता था, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया जाता था, डिक्रीज कर दिया जाता था। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए देयर इज दिस कमिटी नॉन एज एमपीसी। अब ये एमपीसी का काम क्या है? ये एमपीसी क्या करती है? ये डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट्स। जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, उस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए कितने पॉलिसी रेट्स होने चाहिए, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस एमपीसी। इसकी कंपोजिशन की बात करें, सो इट कंप्राइजेस ऑफ 6 मेंबर्स, जहां पर जो गवर्नर है आरबीआई के, ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसके अलावा 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट। आपको याद होगा कि इनिशियली मैंने कहा था कि जब भी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, सो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है दैट इज नॉट देयर, दैट इज केप्ट टू एन मिनिमम। और यहां पर हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। दैट इज वाई यहां पर आप देख रहे हो कि जो आरबीआई के नंबर्स हैं, मेंबर्स जो हैं, उतने ही सेम नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर देयर फ्रॉम गवर्नमेंट, ताकि एक बैलेंस बरकरार रहे, एक कंटिन्यूटी रहे, एक आपका कॉलेजियम जो है वो बरकरार रहे, एक आपका कंटिन्यूम बरकरार रहे, कहीं पर ब्रिज जो है वो टूटे ना बिटवीन दी सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्योरम भी है। व्हाट इज क्योरम बाय द वे? सो क्योरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स जो कि आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, किसी मीटिंग में होने चाहिए, सो टू ओवरसी दैट मीटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लास है जिसमें कि 10 बच्चे हैं, सो द मिनिमम क्योरम मे बी 2 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास को जारी रखने के लिए या क्लास को चलाने के लिए जरूरत है। सो यहां पर एमपीसी की बात करें, द क्योरम हियर इज 4 मेंबर्स। और ये जो एमपीसी है ये वंस इन एवरी 6 मंथ्स मिलते हैं। और यहां पर जो रिजर्व बैंक है वो डिसाइड करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स को टारगेट करना है, और इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, इट आल्सो पब्लिशेस अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जहां पर वो एक्सप्लेन करती है कि सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन क्या है एज ऑफ नाउ, और वो फोरकास्ट करती है कि क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए या क्या इन्फ्लेशन होगा इन द नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स। और यहां पर ये इन्फ्लेशन को टारगेट भी करते हैं। जैसे मैंने यहां पर कहा कि इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करती है, बट ये इन्फ्लेशन टारगेट क्या होना चाहिए वो भी एमपीसी ही डिसाइड करता है। एंड इट इज डिसाइडेड फॉर वंस इन एवरी 5 years एंड इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक, ताकि यहां पर कोई भी ब्लॉक चेंज ना हो, यहां पर कोई भी डेडलॉक्स ना हो। और करेंटली अगर बात करें, द करंट इन्फ्लेशन रेट और इन्फ्लेशन टारगेट इज पेग्ड एट 4%। तो हम लोग मानते हैं कि जो आइडियली जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% रहना चाहिए, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस। इकोनॉमी में ऊपर और नीचे जो है वो चेंज होते रहते हैं, देयर इज अप्स एंड डाउन्स, और इसीलिए एक थ्रेशोल्ड है, एक टॉलरेंस लेवल है, दैट टॉलरेंस लेवल इज +or -2। तो या 2% हो सकता है या 6% हो सकता है, और हमें इन्फ्लेशन को इसके बीच में ही रखना है। बट यू नो, एज ऑफ नाउ इट्स नॉट द केस, और इसीलिए ही आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही है और घटा रही है, ताकि वो इन्फ्लेशन को इस टॉलरेंस लेवल के अंदर ला पाए। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, that is on the aspects of spin network. What is now spin? So spin is an abbreviation of space tech innovation network. So यहां पर बात करते हैं space tech innovation network के बारे में। सो जो स्पिन है, स्पिन का जो फॉर्मेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ एन एमओयू और कोलैबोरेशन बिटवीन टू एंटिटीज, दैट इज इसरो एंड सोशल अल्फा।
जो सोशल अल्फा है, सोशल अल्फा इज अ कंपनी, इट्स नॉट एन वन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पर्टिकुलरली मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर दिए, ताकि जो भी स्टार्टअप्स हैं पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, उन्हें क्रिटिकल टाइम्स में सपोर्ट दे पाए। दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द सोशल अल्फा। और सोशल अल्फा और इसरो ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके बेसिस पर उन्होंने लॉन्च किया है जॉइंट नेटवर्क नॉन एज स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। अब बात करते हैं क्या है ये स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। सो स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क जो है, इट वुड बी इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, ताकि यहां पर हम लोग इनोवेशन को क्यूरेट कर पाए, इनोवेशन को हम लोग मेटेरियलाइज कर पाए, वहां पर जो वेंचर है उसे हम लोग डेवलप कर पाए, और जो स्पेस में जो एंटरप्रेन्योर की जो इकोसिस्टम है, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम जो है, उसे हम लोग एनहांस कर पाए। दैट इज द बेसिक एम ऑफ स्पिन। और इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जब आपके एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट वुड गेट एन बूस्ट, एंड दैट इज द फाइनल एम ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन द इसरो एंड स्पिन। और यहां पर इसके लिए क्या करेगा, स्पिन जो है, स्पिन वुड प्राइमरली फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग स्पेस टेक एंटरप्रेन्योर्स इन थ्री डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। फर्स्ट, देयर इज जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज, देन एनाबलिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो कि स्पेस और मोबिलिटी से रिलेटेड हैं। थर्ड इज द एरोस्पेस मटेरियल्स या सेंसर्स एंड एवियोनिक्स। सो इन तीनों कैटेगरीज में जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके आइडिया को मेटेरियलाइज करने में, उनके वेंचर्स को डेवलप करने में ये टेक्नोलॉजी, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क हेल्प करेगा। And that is how you would be boosting the economy of India. That is the final goal. With that, now let's move to our next article. That is on the aspects of ILO, that is International Labour Organization. अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बाय सम फैक्शंस ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं इन दी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कैसे फॉर्म हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है, एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर 6 दिसंबर वीडियो, जहां पर वी आर स्टार्टेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईएलओ है क्या, आईएलओ कैसे फॉर्म हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, क्यों जरूरत पड़ी आईएलओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन की, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, इंडिया कैसे एसोसिएटेड है। ऑल दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 6 December video. So please refer to this video so that you have a great detail of this organization. With that, now let's move to our next aspect. That is on the aspects of UPI. So यहाँ पर बात करते हैं UPI है क्या। So let's start with the basics itself. So what is UPI? UPI is an abbreviation, वो एक abbreviation है, short form है किसका, Unified Payment Interface का। So क्या है ये? So it is the real time payment system जो कि help करता है in instant and quick transfer of funds. As of now, आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टूडेंट होगा जो कि यूपीआई अभी तक यूज नहीं किया होगा। सो जहां पर भी किसी भी ऐप में जब भी आप किसी भी अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, सो देयर इज एन इंटरफेस, देयर इज एन समथिंग, सम पेज दैट ओपन्स अप, जहां पर आपको आपकी जो यूपीआई की जो पिन है वो आपको मारना होता है। अब दिस इंटरफेस इज नॉन एज यूपीआई। सो प्लीज रिमेंबर, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये ऐप नहीं है, बट इट्स एन इंटरफेस। नाउ इस इंटरफेस का जरूरत क्या है, दिस इंटरफेस इज यूज टू ट्रांसफर द फंड्स। सो यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स, और इस फंड की ट्रांसफर जो है वो आप पर्टिकुलरली किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हो। आप अमेजोन पे से भी यूज कर सकते हो, एयरटेल पे है, आपका गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, डजेंट मैटर, जो भी ऐप से आप ट्रांसफर करते हो, दैट इंटरफेस दैट कम्स इनटू बीइंग इज नोन एज यूपीआई। और ये जो यूपीआई है, इट्स एन एडवांस वर्जन ऑफ एंड प्रीवियस इंटरफेस, जिसे हम लोग कहते थे प्रीवियस सर्विस, जिसे हम लोग कहते थे आईएमपीएस, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। और ये जो यूपीआई है, यूपीआई का फॉर्मेशन वाज बाय एन कंपनी नॉन एज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने लॉन्च किया था यूपीआई इन द ईयर 2016। और यूपीआई जो है एज ऑफ नाउ इज द बिगेस्ट अमॉन्ग एनपीआईएस ऑपरेटेड सिस्टम। सो यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एनपीसीआई है क्या। So what is NPCI? So NPCI is the abbreviation of National Payment Corporation of India. So ये जो कंपनी है, this company was a result of an initiative जो कि RBI और IBA, that is Indian Bank Association के बीच में हुआ था। और इस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था। सो इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। और इस मैंडेट को फैसिलिटेट करने के लिए देयर इज एन एक्ट जो कि इसे फैसिलिटेट करता है, जो कि प्रोवाइड करता है द स्ट्रेंथ और द लीगल एस्पेक्ट्स, एंड दैट एक्ट इज नोन एज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007।
And please remember, it's a not for profit company. With that, now let's move to our next aspect, that is on the भीम. अब काफी स्टूडेंट्स में इशू रहता है कि सर भीम और यूपीआई में क्या फर्क है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ओनली. सो भीम क्या है? भीम इज एन एब्रिविएशन ऑफ भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई. अब यूपीआई क्या है? यूपीआई एक प्लेटफॉर्म था, यूपीआई एक इंटरफेस था, वेराज भीम जो है सिंपल टर्म्स पे जाने तो भीम इज एन ऐप. सो यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, एसेस करने के लिए आपको काफी सारे एप्लीकेशंस की जरूरत है. वन सच एप्लीकेशन इज भीम. भीम के जैसे काफी सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेटीएम, दिस इज फोन पे, गूगल पे. सो जितने भी टाइप के एप्लीकेशन है, वन ऑफ द एप्लीकेशन इज भीम, जिसमें अगर आपको ट्रांसफर करना है फंड्स, द इंटरफेस दैट यू यूज और द प्लेटफॉर्म दैट यू यूज इज द यूपीआई. और जो भीम का जो डेवलपमेंट था, दैट वाज बाय द सेम कंपनी जिन्होंने यूपीआई डेवलप किया, दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और ये जो इनिशिएटिव है, इसका मकसद ये था कि वो एनेबल करें फास्ट, सिक्योर, रिलायबल कैशलेस पेमेंट्स थ्रू दी मोबाइल फोन. और भीम के थ्रू अगर आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफर करना है कोई फंड्स, देन यू नीड टू यूज यूपीआई इटसेल्फ. और ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस आप इस फैक्ट से जोड़ सकते हो, इस फैक्ट से आप पता करवा सकते हो कि भीम को हमने इन द ईयर 2021 भूटान में लॉन्च किया था. क्योंकि भीम जैसे ऐप्स जो हैं, यूपीआई जैसे जो इंटरफेस हैं, उसके थ्रू आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उससे आप फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड उस इकोनॉमी को आप डिजिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो, डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं. विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, that is on the aspects of e-rupee या CBDC. What is the CBDC? CBDC an abbreviation of Central Bank Digital Currency. तो यहां पर देखते हैं what is this CBDC या what is this e-rupee, जो कि हम लोग colloquially समझते हैं. So first, CBDC में समझने से पहले there is an interlinked topic जो कि आपको समझना पड़ेगा, that is cryptocurrency. So what is cryptocurrency? So cryptocurrency एक फॉर्म है करेंसी का जो कि एग्जिस्ट करता है डिजिटली या वर्चुअली, और यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी को आप यूज करते हैं. सो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कैश जो है, फॉर एग्जांपल जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, 10 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, जो ये पेपर नोट्स हैं उसे हम लोग कहते हैं फिएट करेंसी. और ये जो फिएट करेंसी है, ये कौन ऑपरेट करता है, ये कौन आपको कंट्रोल करता है या कौन पब्लिश करता है? दी आरबीआई. दी आरबीआई इज अ पर्सन जो कि कंट्रोल करता है, जो कि इशू करता है. सो देयर इज एन सेंट्रल अथॉरिटी जो कि फिएट करेंसी को या करेंसी को इशू कर रहा है. बट क्रिप्टो करेंसी की बात करें, सो देयर वोंट बी एनी सेंट्रल इशूइंग या रेगुलेटरी अथॉरिटी. सो वहां पर कोई सेंट्रलाइज मैकेनिज्म नहीं रहेगा. इंस्टेड वहां पर क्या होगा, देयर वुड बी एन डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो कि रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को. और क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके लिए इसमें काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. और ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो आप चेन यूज करते हो उसे आप कहते हो ब्लॉकचेन. फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ काफी सारे फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं आउट देयर. देयर इज दिस बिटकॉइन, इथेरियम. सो ये सब क्या है? ये सब देयर आर टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. अगर बेनिफिट्स की बात करें, द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट वुड प्रोवाइड फास्ट ट्रांजैक्शंस. क्योंकि यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो इसे इशू करने के लिए इसमें कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सेफगार्ड्स की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो. सो इट इज फास्ट इन द नेचर. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर है बिटवीन द टू पार्टीज वुड बी इजी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है कि जो कि आपके ट्रांजैक्शंस को सर्टिफाई करे या जो कि आपके ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटिनाइज करे. तो क्योंकि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, दैट्स वाई जो फंड ट्रांसफर है वो इजी भी रहेगा और फास्ट भी रहेगा. सेम टाइम यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो सेफ भी रहेंगे और सिक्योर भी रहेंगे, और यहाँ पर एक लेवल ऑफ एनोनिमिटी रहेगी. कैसे? क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली अगर आप कोई ट्रांसफर करते हो किसी एक पर्सन को, सो देयर इज अ बैंक जो आपका एसोसिएटेड बैंक है, जो आपका लिंक्ड बैंक है, वो ट्रांसफर करेगा आपके बिहाफ में. सो बैंक के पास इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहेगा. बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि बैंक ही नहीं है, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सो देयरफॉर जो ट्रांजैक्शन है वो एनोनिमस रहेंगे, ट्रांजैक्शंस वुड बी सेफ एंड सिक्योर. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो फंड्स होंगे वो कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेसिंग फी होगी वो भी काफी कम होगी. इट वुड बी हैविंग मिनिमल प्रोसेसिंग फीस. बट इसका साथ साथ काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज हिडन नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस मेक इट easier for the focus of illegal activities. क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सर्टिफाई नहीं करवा रहे हो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू स्क्रूटिनाइज नहीं करवा रहे हो, और इसीलिए
क्रिप्टो करेंसीज यूज किए जाते हैं फॉर इलीगल एक्टिविटीज, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एनोनिमस हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो कि ट्रांजैक्शंस को ओवरसी कर रहा है। द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसीज जो है उसकी जो रीच है, रीच भी काफी ज्यादा कंट्रीज में नहीं है। देयर इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ कंट्रीज, वेरी लेस नंबर ऑफ प्लेसेस, वेरी लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जहां पर क्रिप्टो करेंसीज आप यूज कर सकते हो। दैट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अब बात करते हैं सीबीडीसी के ऊपर। सो व्हाट इज सीबीडीसी? सीबीडीसी इज द एब्रिविएशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जैसे मैंने इनिशियली कहा, जब हम लोग करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी आइदर पेपर फॉर्म में हो सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फिएट करेंसी, जो कि नॉर्मली इंडिया में यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर आप डिजिटल फॉर्म में करेंसी रखते हैं, दैट इज नॉन एज डिजिटल करेंसी। और डिजिटल करेंसी का वन ऑफ द एग्जांपल वाज क्रिप्टो करेंसी, जो कि डिजिटल करेंसी है, जो कि वर्चुअल करेंसी है, पर्टिकुलरली जहां पर आप डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बट अगर आप नॉर्मल करेंसी को भी डिजिटल फॉर्म में यूज करोगे, दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल करेंसी, एंड सच एन एग्जांपल इज द सीबीडीसी। सो सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी। सो यहां पर इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी जो कि कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक इशू करेगी। और क्योंकि यहां पर सेंट्रल बैंक इशू करी है, क्योंकि यहां पर सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, देयरफॉर इट इज नॉट लाइक क्रिप्टो करेंसी, इट इज अनलाइक क्रिप्टो करेंसी, प्लीज रिमेंबर दैट। और इसीलिए इट इज बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, और इसीलिए देयर आर अ लॉट ऑफ सिक्योरिटीज व्हेन इट कम्स टू सीबीडीसी। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बहामास ने अपने जो सीबीडीसी है दे लॉन्च्ड वे बैक, जिसे हम लोग कहते हैं सैंड डॉलर्स। सिमिलरली नाइजीरिया ने लॉन्च किया था जिसे हम लोग कहते हैं ई नायरा इन द ईयर 2020। चाइना ने लॉन्च किया था पायलट बेसिस पे इन द ईयर 2020, जिसे हम लोग ECNY कहते हैं। वैसे कोरिया, स्वीडन, जमेसिया, यूक्रेन जैसे कंट्रीज जो हैं वो पायलट बेसिस पर ट्राई कर रहे हैं टू लॉन्च सीबीडीसी इटसेल्फ। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सीबीडीसी में क्या है? सीबीडीसी में आप डिजिटल करेंसी इशू कर रहे हो, और ये इशू कैसे हो रहा है? ये इशू सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है। तो आप बेनिफिट्स जो हैं दोनों वर्ल्ड के, फिजिकल वर्ल्ड के, क्रिप्टो वर्ल्ड के, दोनों बेनिफिट्स को आप लॉन्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो आपकी कन्वीनियंस है, जो आपकी सिक्योरिटी है, जो कि क्रिप्टो करेंसीज में है, दैट कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी कैन बी इनकलकेटेड इन सीबीडीसी। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो रेगुलेशन है, जो रिजर्व बैंक मनी है, जो सर्कुलेशन बेस है, जो ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनाइज करने की जो एबिलिटी है, जो कि फिएट करेंसी में देखते हैं, दैट एस्पेक्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सीबीडीसी। तो यहाँ पर सीबीडीसी में दोनों एस्पेक्ट्स के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप इनकलकेट कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई सीबीडीसी जो है इट्स अ मेजर हेड, और इंडिया और वर्ल्ड में मेजर मेजर इकोनॉमीज में हम लॉन्च कर रहे हैं इन द पायलट बेसिस। With that, now let's move to our next aspect, that is on the issues of CBDC. अब हम लोग ने बेनिफिट्स देख लिया, द अनदर थिंग दैट यू नीड अंडरस्टैंड इज इश्यूज। द फर्स्ट थिंग हियर इसके काफी सारे सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इट इज अ डिजिटल करेंसी, यस, बट ये जो डिजिटल करेंसी है इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी है। और डिजिटल एस्पेक्ट्स में जब भी आप बात करते हो सेंट्रलाइज फॉर्म में, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का क्वेश्चन आ जाता है, एनोनिमिटी का क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। Second, he is the disintermediation of banks. For example, जो banks आपको लोन देती है, so banks के बाद कहां से पैसा आता है? The amount that you deposit is given as a loan to another person. अब अगर हम लोग ये लॉन्स को, जो कि हम लोग ट्रेडिशनली कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं, कैश के फॉर्म में हम लोग डिपॉजिट करते हैं, उसे अगर आप क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दो, सो इन अ केस व्हेन दिस ई रूपी या सीबीडीसी बिकम्स हिट, देयर आर चांसेस कि बैंक्स की जो एबिलिटी है कि वो लोन दे, वो एबिलिटी स्क्रूटनाइज हो सकती है, वो एबिलिटी जो है वो हॉस्टाइल हो सकती है। अनदर पॉइंट, कि जब भी हम लोग डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है जो कि इस डिजिटाइजेशन के अंदर है, दैट टेक्नोलॉजी इज अपडेटिंग और इज इम्प्रोवाइजिंग डे आफ्टर डे। और जब डे आफ्टर डे आप इम्प्रोवाइज करवा रहे हो, सो देयर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन। अब मान लीजिए कि अगर आपके कंप्यूटर को आपको अपडेट कराना है, देयर मे बी अ लॉट ऑफ कॉस्ट जो कि उस अपडेशन में लगेगा। बट सिमिलरली सोचिए कि अगर इंडिया जैसी इकोनॉमी में जितने भी करेंसीज हैं उसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को अगर अपग्रेड कराना है, तो देयर वुड बी अ हायर कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड होगा। एट द सेम टाइम देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इन सब इश्यूज के कारण ही देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस अगेंस्ट दिस CBDC. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of raw depth. तो यहां पर देखते हैं व्हाट इज दिस raw depth।
So what is this? So RODEPT is the abbreviation of remission of duties and taxes on export product scheme. So यहाँ पर हम लोग exports को promote कर रहे हैं. कैसे? ये स्कीम के अकॉर्डिंगली हम लोग रिफंड प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को. क्या चीज का रिफंड? जो टैक्सेस उन्हें लगे हैं, जो लोकल ड्यूटीज लगे हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, उन टैक्स एंड ड्यूटीज को आप रिफंड कर रहे हैं टू द एक्सपोर्टर्स, एंड दैट स्कीम इज नोन एज रोडेप. और यहां पर जो रिबेट है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप रिबेट कर रहे हो, दिस स्कीम वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू द ड्यूटीज एंड द टैक्सेस, जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि पर्टिकुलर टैक्स से एक्सेप्टेड है तो उस टैक्स को या उस ड्यूटी के अकॉर्डिंगली ही उसे वापस रिफंड मिल जाए. नो, इट्स नॉट द केस. अगर पर्टिकुलर टैक्स या ड्यूटी लगा है उस प्रोडक्ट में, देन ओनली दैट पर्टिकुलर ड्यूटी और टैक्स वुड बी रिफंडेड टू द एक्सपोर्टर. भले ही वो जो टैक्स है या ड्यूटी है वो लोकल लेवल पे लगे, सेंट्रल लेवल पे लगे या स्टेट लेवल पे लगे. So it was started by the government of India in the year 2021, particularly January 2021, as a replacement for the MEIS scheme, that is Merchandise Export for India scheme. तो यहां पर सवाल यह आता है कि क्यों रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम था, दैट वाज नॉट कंप्लायंट विद द रूल्स ऑफ WTO. क्या इशू था ये कंप्लायंस का? द इशू वाज कि हमारे पास एक एग्रीमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली देयर आर सम स्पेसिफिकेशंस, देयर आर सम नुआंसेस जो कि हमें फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल यहां पर ये कहा गया है पर्टिकुलरली इन द आर्टिकल 3.1 ऑफ दिस WTO SCM एग्रीमेंट कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ऑल डेवलपिंग कंट्रीज विथ ग्रोस पर कैपिटल ऑफ $1,000 per annum for 3 consecutive years are required to stop all export initiatives. तो जितने भी इंसेंटिव्स हैं जो कि एक्सपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं या जितने भी इंसेंटिव्स हैं जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, वो हमें हटाना होगा इफ वी आर अचीविंग द ग्रोस पर कैपिटा ऑफ $1,000 पर एनम फॉर 3 consecutive years. और इंडिया ने ये क्राइटेरिया अचीव कर लिया था. इसके बावजूद भी जो MEI स्कीम है हम कंटिन्यू कर रहे थे, और इसके खिलाफ जो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल पे चली गई थी, और इस डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में उन्होंने काफी सारे डिस्कशंस किया, एंड दैट इज द कंप्लायंस इशू जो कि हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, और इसीलिए हमने MEI स्कीम को रिप्लेस कर दिया विद द RODTEP स्कीम. सो जैसे मैंने इनिशियली कहा, यहां पर जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, दैट हैड गॉन इनटू द WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल, जहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर जो इंडिया है, इंडिया हैज फुलफिल द क्राइटेरिया जो कि आपके WTO के SCM एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली है, बट इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद भी इंडिया उसे फुलफिल नहीं कर रही है, उसे ऑब्लिगेट नहीं कर रही है, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने कंप्लेंट फाइल किया था. और इस कंप्लेंट में हमें यहाँ पर जो पैनल है उन्होंने रूलिंग भी सुनाया. दैट रूलिंग वाज इन फेवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने कहा कि इंडिया इज एक्चुअली रॉन्ग और इंडिया को ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को हटाना चाहिए, और इस रेजिमेंट को, इस रूलिंग को रेस्पेक्ट करके ही इंडिया ने MEI स्कीम को रिप्लेस किया है विद द RODTEP स्कीम. विद दैट एक कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन दी MEI स्कीम जो कि पहले था एंड दी RODTEP स्कीम जो कि रिप्लेस किया है. सो बोथ आर इंसेंटिव स्कीम, प्लीज रिमेंबर दैट, बट द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स हैज चेंज्ड. सो यहां पर MEI स्कीम की बात करें, सो देयर वाज इंसेंटिव ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिबल स्क्रिप्ट्स. क्या है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट्स आर सिंपल फॉर्म ऑफ पेपर. अगर कोई सर्टिफिकेट है, दैट सर्टिफिकेट इज नॉन एज स्क्रिप्ट. बट यहां पर ये जो अपना नया स्कीम है जो कि हम लोग ने रिप्लेस किया, यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर हम लोग रिफंड प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द इनपुट्स. यहां पर मोड क्या है? MEIS की बात करें, मोड वाज फिजिकल कॉपी, ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट थे, बट RODTEP के अकॉर्डिंगली दिस आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट्स. सो MEIS को रिप्लेस करने का रीजन क्या था? द कंप्लायंस इशू. सो क्लियरली WTO कंप्लायंस के हिसाब से देखें, सो MEIS वाज नॉट कंप्लायंट एंड RODTEP इज कंप्लायंट. इंसेंटिव्स की बात करें, सो MEIS में देयर वाज 2 to 5% ऑफ द रियलाइज्ड FOB. व्हाट इज दिस FOB? FOB इज द फ्राइट ऑन बॉक्स वैल्यू. सो FOB के हिसाब से हम लोग एक परसेंटेज जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करवा रहे थे, बट अपना जो करंट स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड परसेंटेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. एंड ट्रांसफरेबल की बात करें, सो एज वी इनिशियली डिस्कस इन द मोड इटसेल्फ, सो दिस MEIS जो है इट्स ट्रांसफरेबल इन द ओपन मार्केट एंड RODTEP is also transferable in the open market.
The only difference here is यहाँ पर जो script है that is electronic, यहाँ पर जो script है that is physical, and the form of incentive is different, और इसीलिए this is compliant with the WTO's agreement या WTO's SCM agreement, particularly article 3.1. With that, now let's move to our next article, that is on the quiz of the day. So the first question is on Adams Bridge, या जिसे हम लोग normally कहते हैं as राम सेतु. The second question is on India's labor force. So please remember, these are very important questions based on current affairs. So इन questions को attempt करें, और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF. You would get a link in the video's description itself. So stay tuned for more content. Go through these articles, go through every aspect of the explanation which we are providing. At the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.